हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों की हाल चाल। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कुछ ही समयों के अंदर इस चैप्टर का हम लोग बेताज बादशाह होने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं? क्या आप बता सकते हैं क्या? देखिए प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि वो फूड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है भैया। आज आपने जो भी चीजें खाया होगा ना, आप आज उसको देख लीजिए। आप कहेंगे कि जी भैया मैंने तो राइस खाया है। मैं कहूंगा कि यार राइस कहाँ से आया अपने को? राइस तो अपने को प्लांट से आया। आप कहेंगे जी भैया मैंने पल्सेस खाया। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने पल्सेस खा लिया है। ये पल्सेस कहाँ से आएगी? तो आपका प्लांट्स का प्रोडक्ट है। ठीक है। एक यहाँ पर कोई कोई ऐसे लोग होंगे जो नॉनवेज भी खाए होंगे। सपोज करिए कि ये हमारा एक प्यारा सा स्टूडेंट है, वो कहता है कि साहब मैंने तो यार फिशेस खा ली। अब मैंने कहा प्लांट के प्रोडक्ट को खाया? सर बोलते हैं कि आज आपने जरूर प्लांट के प्रोडक्ट को खाया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसने फिशेस खाई है मेरे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, फिशेस क्या खाती है? आप बता सकते हैं क्या? फिशेस प्लांट्स को ही तो खाती है भाई, प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाती है फिशेस। और जिसकी वजह से इसके बॉडी के ऊपर क्या होता है? मीट होता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो यानी कि यदि ये प्लांट नहीं रहेगा तो फिश नहीं रहेगी, तो आप खाएंगे क्या? तो एक्चुअल में प्लांट के वजह से ही अपने को फिशेस मिल पाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स जो होता है ना वो प्रोड्यूसर होता है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं मेरे साथ साथ, आप भी लिखिएगा। प्लांट्स जो होते हैं ना आर प्रोड्यूसर्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें एनिमल्स की, यानी कि हम लोगों की बात करें, तो ये क्या करता है? एनिमल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, और मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या प्लांट्स को और एनिमल्स को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए, तभी वो जिंदा रह सकते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो हम एक बात को कह सकते हैं कि यार प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को किसकी जरूरत है? फूड की जरूरत है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि चाहे वो प्लांट्स हो एंड चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, दोनों को फूड की जरूरत होती है भाई। प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है और एनिमल्स को भी फूड की जरूरत होती है। चीजें हम लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए हम लोग फूड जो लेते हैं ना साहब, ये फूड जो हम लोग खाते हैं तो फूड से अपने को मिलता है एनर्जी, ठीक है, समझ में आया क्या? तो फूड हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है? तो देखिए फूड से जो पहला काम हम लोग करते हैं ना, वो हम लोग लेते हैं एनर्जी। यदि फूड नहीं रहेगा तो अपने को एनर्जी नहीं मिलेगी, और यदि अपने को एनर्जी नहीं मिलेगी तो यार अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, और क्योंकि मैंने खाना खाया तभी तो मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ। वरना क्या मैं आपसे बातें कर पा रहा होता क्या? क्या आपके भैया आपसे बातें कर सकते थे फूड के बिना? नहीं मेरे दोस्त। तो आपको ध्यान से समझना होगा, फूड को लिए चाहिए क्या होता है? एनर्जी चाहिए होती है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करेंगे फूड, फूड से हमें क्या मिलता है? फूड यदि अच्छा अच्छा भोजन आप खाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा? डिजीज फ्री हो जाइएगा भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा भोजन खाइएगा, विटामिन वाले भोजन, मिनरल वाले भोजन, समझ में आया क्या? तो ये आपको डिजीज से फ्री करता है साहब, ठीक है, आप डिजीज फ्री रहेंगे। साथ ही साथ आपका देखिए सेल का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड। जो आप फूड लेते हैं ना साहब वो ग्रोथ कराता है आपका। इसलिए ग्रोइंग चाइल्ड को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, कटिंग फटिंग डेली एक्टिविटीज जो करते हैं, ठीक है, सेल को बनाने में, सेल को रिपेयर करने में, सेल के ग्रोथ को, तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना होगा कि फूड की काफी ज्यादा अपने को रिक्वायरमेंट है। फूड नहीं रहेगा तो साहब हम नहीं रहने वाले हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम लोग बात करने वाले जो हमारा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है एनिमल न्यूट्रिशन। किसका न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े जी? किसका? एनिमल का, ठीक है, हम लोग अपना न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है? इस न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फूड को अपने बॉडी के अंदर इंटेक कर लेते हैं यार, फूड को बॉडी के अंदर डाल लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं? उस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं। समझ में आया क्या? तो पहला इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन में? आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं जी? टेकिंग इन फूड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? टेकिंग इन फूड, यानी कि हम लोग फूड को ले लेते हैं सबसे पहले, एंड
एंड क्या करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, याद हो गया क्या, टेकिंग इट ऑफ फूड, टेकिंग इन फूड्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ये एनिमल न्यूट्रिशन हो गया अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डाइजेशन के बारे में। अरे यार डाइजेशन किस चिड़िया की नाम है, ठीक है, समझ में आया क्या। देखिए साहब, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं ना, वो कैसा फूड होता है, वो होता है एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, समझ में आया क्या। डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोग लेते हैं वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आया क्या। तो डाइजेशन क्या करता है, ये क्या करता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट किस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को, याद हो गया क्या यार, ताकि सब कुछ है क्या, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोग लेते हैं इनटू इनटू उसको एकदम सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देगा, इसी को तो हम लोग कह देते यार ये तो डाइजेशन हो गया। बस सिंपलर फूड आप एक बार देख लेंगे और एकदम बिल्कुल ये याद हो जाने वाला है। अब आइए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, देखिए अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, जो स्नेक होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्नेक को आप लोगों ने देखा होगा, तो स्नेक क्या करता है, स्वेलो कर देता है साहब। आप देखेंगे कि कोई बकरी खा गया है, कोई बकरा खा गया, बहुत बड़ा किंग कोबरा चूहा को खा लेता है स्नेक, तो स्नेक क्या करता है, स्वेलो करता है, निगल जाता है भैया। उसका अलग तरीका होता है टेकिंग इन फूड को लेने का, समझ में आया क्या। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं अपने बच्चे के बारे में, ठीक है, जैसे इन्फेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन के इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इन्फेंट्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं इन्फेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं एक्वेटिक फिश के बारे में, तो फिश क्या करती है पता है क्या, देखिए साहब, जो सी है या वाटर बॉडीज के ऊपर क्या होते हैं, छोटे 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 टीनी जो है फूड के पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये फिशेस क्या करती है, खा जाती है। मेरे पास भी दो छोटी छोटी फिशेस है, उसको मैं खाना देता हूँ, वो क्या करता है, वो खाना वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, और फिश आती है और टप से उसको खा जाती है मेरे दोस्त। तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अगेन हम लोग बात करें बीज के बारे में, बहुत सारे ऐसे मधुमक्खियां होता है, ठीक है, बीज हो गई, ह्यूमिंग बर्ड हो गया। तो हमिंग बर्ड और बीज जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये प्लांट से फूड को सक कर लेते हैं, खींच लेते, सोख लेते, चूस लेते, समझ में आया क्या। तो ये चीजें हम लोगों ने ध्यान से समझ लिया। अब आइए हम लोग इसका करते हैं रबिंग। 1 2 3 आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और एक एक पॉइंट को आपको लिखना है भैया, क्योंकि कुछ ही समयों के अंदर इस चैप्टर को हमें करना है कंप्लीट, और इस चैप्टर को हमें करना है अपने नियंत्रण में भैया, ठीक है, समझ में आ गया क्या। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक अमेजिंग फैक्ट, मजा आ जाएगा यार उस अमेजिंग फैक्ट के बारे में। क्या आपको एक्साइटमेंट हो रही है, क्या क्या आपको एक्साइटमेंट हो रही है क्या अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल, मुझे तो बताने के लिए एक्साइटमेंट हो रही है। तो चलिए आइए हम अमेजिंग फैक्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरीके की जो फिश होती है उसको हम लोग कौन सा फिश बोलेंगे, आप बता सकते हैं क्या। ये जो फिश हो गई ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार फिश। क्या कहते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारा स्टार फिश, ठीक है, स्टार की तरह इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टार फिश। एक्चुअल में क्या करता है स्टार फिश, क्या करता है, अपने स्टोमक को यानी कि अपने पेट को जो अंदर होता है उसको बाहर निकालता है थ्रू माउथ, और फूड को पकड़ लेता है, और फिर वो स्टोमक को माउथ के थ्रू अंदर अपने जगह पर प्लेस कर लेता है। तो ये बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट होता है। इसका जो इंजेक्शन का जो फूड लेने का जो तरीका होता है अपने बॉडी के अंदर, वो बड़ा ही अनोखा होता है, और नाम भी क्या है, स्टार फिश, समझ में आएगा। तो चलिए आइए अमेजिंग फैक्ट को जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो फूड को अपने माउथ से अंदर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। तो फूड को माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं, तो कहाँ कहाँ फूड जाता है, तो सबसे पहला नंबर जो होता है ना, कहाँ से फूड स्टार्ट करता है, सबसे पहला नंबर देख लीजिए। देखिए जो बकल कैविटी होती है, क्या होती है हमारी बकल कैविटी, ठीक है, तो बकल कैविटी में फूड जो है वो सबसे पहले जाता है, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। जो दूसरा प्लेस होता है बकल कैविटी के बाद, वो कहाँ फूड जाती है, वो जाती है फूड पाइप के अंदर, मतलब बकल कैविटी मुंह में फूड गई, फिर वो फूड पाइप में चली जाती है, तो दूसरा कहाँ गई, फूड पाइप, समझ में आया क्या। अब फूड पाइप में जाने के बाद थर्ड नंबर पर ये जो फूड होती है
वो चली जाती है स्टोमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फोर्थ नंबर है वो फिर चली जाती है, यही सेम फूड जो है वो चली जाती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। समझ में आया क्या? यानी कि सबसे पहले छोटी आती स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आगे ये क्या होती है, ये चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब अगेन ये कहाँ चली गई, लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटेस्टाइन में चली गई। अब क्या होता है, अब एनस के थ्रू क्या हो जाता है ना, फूड जो होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये तरीका होता है भाई फूड को बॉडी से बाहर निकालने का। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा एनस, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। इन सब को मिला देते हैं भैया, ये चीज सबको मिला देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, बोलिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक, क्योंकि इसी ट्रैक के थ्रू क्या हो जाता है, फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम लोग एलिमेंट्री क्या बोल सकते हैं, कैनाल बोल सकते हैं। तो ये दो में से कोई एक बोल दीजिए यार, ये आपका राज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एलिमेंट्री कैनाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, दोनों में से कोई एक चीज अपने को बोल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ जरा हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, और प्लस में यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, मतलब इसके साथ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या लिख देना, अपने को लिख देना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब के सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, प्लस अपने को क्या करना है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसके साथ जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके साथ ग्लैंड्स जो है ना वो एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं पता है क्या, तो ये ग्लैंड्स हो गए, दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए, समझ में आ गया क्या, सिंपल सा स्टेप है क्या, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है, हो गया। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं अपने बचपना के अंदर, ठीक है, समझ में आया क्या। तो बचपन में आप देखते होंगे हुआ क्या, आप ध्यान से समझते होंगे, हमारे पास तीत होती थी बचपन में, आपको याद हो। तो बचपन में हमारी जो तीत होती थी, मान लेते हैं 6 से 8 साल की अवस्था में जब हम लोग थे, तो हमारी तीत टूट जाया करती थी। वो जानते हैं कौन सा तीत होती थी, वो तीत होती है मिल्क तीत। मिल्क तीत जो होती है वो 6 से 8 साल तक टूट जाती है, समझ में आ गई क्या। तो हम लोग क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। मेरे भी मिल्क टीथ टूटे हुए हैं। तो किसी ने मुझे बताया, कोई महानुभाव थे जो मेरा दोस्त था, अरे तुम्हारा दांत टूट गया है, ले जाओ दांत को जिस तरीके से हम लोग बीज को बोते हैं ना, उसी तरीके से दांत को बोते थे ताकि हमारा दोबारा दांत उग जाए। ऐसी उस समय बचपन में मेंटलिटी थी। आप लोगों की कैसी मेंटलिटी है ये बताएंगे। तो दांत टूट जाता था तो हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे कि अब दांत उगेगा कि नहीं उगेगा, बिल्कुल भी ये क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो हम लोग उसको क्या कर देते थे, बो दिया करते थे। तो कहने का मतलब ये वो कौन सा तीत था, वो हमारा मिल्क तीत हुआ करता था। लेकिन उसके मिल्क तीत के हटने के बाद अपने को आया दूसरा तीत, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट तीत। तो ये आ गया हमारा परमानेंट तीत। तो ये परमानेंट तीत क्या होता है मेरे दोस्त, परमानेंट जो तीत होता है ना, वो क्या होता है, मिल्क टूथ के टूटने के बाद आता है और ये ओल्ड एज तक हमारा साथ निभाता है। और ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ये टूट भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो प्रकार के तीत हमारे पास पाए जाते हैं, ये चीजें आपको समझनी होगी। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रब, फटाफट रब कर देते हैं। और एक एक चीजें आपको लिखनी है माय डियर फ्रेंड्स, छोड़ना कुछ नहीं अपने को साथ, ठीक है। हम लोग एक मिशन के ऊपर है और उस मिशन को हम लोगों को क्या करना होगा, पूरा करना होगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन एक्चुअल में क्या होता है उसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। देख मेरे भाई, हम लोग फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम लोग
फूड को टेकिंग इन करते हैं, टेकिंग इन फूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है हमारा इंजेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जो हमारा तीत होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है जब हम खाना खाते हैं, आप सोचिए कि हमारा तीत क्या करता है, एक्चुअल में हमारा तीत क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तीत का वही काम होता है। कुछ कुछ तीत ऐसे होते हैं जो बाइटिंग और कटिंग के लिए भी होते हैं। तो देखिए साहब, बाइटिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए कुछ तीत होते हैं। कोई आप लोग को पता है कि जो तीत होते हैं वो बाइटिंग एंड कटिंग करने के लिए होते हैं। कौन सा तीत होते हैं जो बाइटिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए होते हैं? ये होते हैं हमारे इंसीजर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा इंसीजर्स, ये सामने पाए जाते हैं इंसीजर्स। और इंसीजर्स की जो संख्या होती है वो 8 होती है, 4 नीचे और 4 ऊपर। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं पियर्सिंग एंड टियरिंग। तो क्या होता है, आपको पियर्स करना होता है, समझ में आया क्या? तो पियर्सिंग करना होता है, पियर्सिंग एंड टियरिंग, यानी कि आपको क्या करना है कि चीर फाड़ करना होता है भाई। तो उसके लिए होता है केनाइंस, ठीक है। कौन सा तीत होता है? केनाइंस होता है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और केनाइंस की जो संख्या होती है ना वो 4, 2 नीचे और 2 ऊपर। उसके बाद हमारा हो जाता है मोलर, ठीक है। तो मोलर क्या करता है? ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है, समझ में आया क्या? कि फूड को ग्राइंड करना है, पीसना है, तो ग्राइंडिंग करने का काम करता है। एंड चेविंग मतलब चबाने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर करते हैं, मोलर करते हैं और प्रीमोलर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोलर की जो संख्या होती है ना वो होती है, आप ध्यान से समझिएगा, वो हो जाती है, आप देख सकते हैं मोलर जो होता है वो लगभग आपका 12 हो जाता है, ठीक है, समझ में आया क्या? 12 मोलर हो जाता है। और प्री मोलर के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ संख्याएं होती हैं। ये आप लोग पता करेंगे कि जो प्रीमोलर होते हैं उसकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझ में आ गया। तो ये फूड के टाइप होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, और इन सबके क्या फंक्शन होते हैं इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। कैसे? हमको मालूम है ये 12 हो गया, ये 8 हो गया 20, और ये 4 24, और टोटल कितने होते हैं 32। यानी कि प्रीमोलर्स कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हमारे 8। और इस तरीके से हम लोग इन सब चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने चीजों को समझ लिया और काम धाम खत्म हो गया। चलिए आइए थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। यदि हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं तो उनकी जो संख्या होती है वो 32 के बराबर हो जाती है। चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं और हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के ऊपर। जरा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है क्या? सैलिवरी ग्लैंड। और मेरे साथ साथ आप भी लिखना चालू करिएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स ये क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपने को करना है 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। कितना टेस्ट ट्यूब लेना है? 2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रोसेस को। तो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने ये ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज आवर सेकेंड टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया क्या? इसके ऊपर हम लोग लिख देते 1 और इसके ऊपर लिख देते हम लोग 2, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? बॉइल्ड राइस। कैसा राइस? बॉइल्ड राइस, पका हुआ राइस अपने पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि माँ ने हमारी बॉइल्ड राइस बना के रखा हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, बॉइल्ड राइस जो है इसके अंदर डाल देते हैं। छोटा छोटा बॉइल्ड राइस का पीस हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। उसको ग्रीन कर दिया, पीस कर डाल दिया, ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पर बॉइल्ड राइस डाल दिया। अगेन दूसरा जो बॉइल्ड राइस है ना उसको हम लोगों ने क्या किया, चबा लिया। 3 से 4 मिनट तक हम लोगों ने उसको खूब माउथ के अंदर चबाया। और यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, यहाँ पर वो बॉइल्ड राइस रख दिया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने क्या किया, चबाया है, ठीक है। तो यानी कि च्यूड बॉइल्ड राइस, समझ में आ गया। इसको कितना मिनट के लिए चबाया आपको मालूम है क्या? 3 to 4 मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा इसको भी हम लोगों ने क्या क्रश कर दिया, केवल क्रश करने के फॉर्म में रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे क्या है, ये एक्चुअल में क्रस्ट और क्या बॉइल्ड राइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रस्ट बॉइल्ड राइस। अब अपने को क्या करना है, थोड़ा सा वाटर इसके अंदर भी डालना है और थोड़ा सा वाटर इसके अंदर भी डालना है, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। दोनों में हम लोगों ने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया भैया, वाटर हम लोगों ने डाल दिया। अगेन अपने को करना क्या है, इसके थ्रू भी क्या करना है आपको, आयोडीन का सोल्यूशन डालना है और इसमें भी क्या डालना है, आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने कौन सा सोल्यूशन डाल दिया, आयोडीन का। आयोडीन का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, आयोडीन को थोड़ा सा लेंगे और वाटर के अंदर डाल देंगे, आयोडीन का सोल्यूशन होगा और दोनों में अपने को प्लेस कर देना। दोनों में हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कलर देखिए साहब, कलर आपको ध्यान से समझना होगा
यहाँ पर क्रश्ड आइस है, यहाँ पर जो कलर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक। समझ में आया कि यहाँ पर कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है पता है क्या, इसके अंदर स्टार्च है। समझ में आ गया। आप देख सकते हैं क्रस्ट बॉइल्ड राइस के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, और जब स्टार्च जो है आयोडीन के कंटेक्ट में आया तो इसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक चला गया। लेकिन यहाँ पर जो कलर है वो ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आपने क्या किया है, बॉइल्ड राइस को चबाया है, जिसके वजह से सलाइवा जो है वो बॉइल्ड राइस के अंदर मिक्स हो गई है, और उस सलाइवा के मिक्स होने की वजह से जो आपका बॉइल्ड राइस है ना भाई, वो क्या हो चुका है, वो उसका जो स्टार्च था कन्वर्टेड इनटू शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर। अब जिससे क्या होगा कि आप देखेंगे यहाँ पर नो कलर चेंज होगा, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर। ये कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रब कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोग चीजों को बहुत ही आराम से और ध्यान से आपको समझना है, चीजें बहुत ईजी है यार। विल गोइंग टू रॉक, हम सब मिलकर रॉक करने वाले। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो देखिए जो हमारा टंग होता है ना, वो बकल कैविटी के साथ एसोसिएटेड होता है, और हम उसे जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं हम अपने टंग को। तो देखिए टंग का क्या क्या यूज होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यदि टंग के बारे में बात करेंगे तो टंग जो होता है वो सबसे पहला काम है इसका टेस्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेस्ट होता है। हम टेस्ट कोई भी चीजों का टेस्ट ले पाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ टंग। यदि हम लोग दूसरी बात करें कि टंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करने में मदद करता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि हेल्प करता है। कौन करता है, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग सलाइवा, सलाइवा को मिक्स करने में हमारा टंग जो है वो मदद करता है। ये प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं टंग के बारे में, आप देखिए सलाइवा मिक्स कर गया, तो ये किसके वजह से, टंग की वजह से, इसकी वजह से क्या हो गया, जो आपका फूड है वो गीला हो गया। गीला हो गया तो बड़ी आराम से आप उसे क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। तो ये टंग की वजह से हुआ, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, स्वेलिंग करें। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ फूड किसकी वजह से, आपके टंग की वजह से। ठीक है, तो टंग की वजह से हम लोग फूड को क्या कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं, मतलब निगल जाते हैं। तो ये टंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टंग के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड, जिसके वजह से हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं स्वीट एंड टूथ। दिखे इसको जरा, एक ऐसा टॉपिक है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्वीट। बचपन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो टूथ है, हमारा दांत जो है वो सड़ जाता है, वो डिके कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपको मालूम है क्या? देखिए साहब, होता क्या है कि बचपन में हम लोग क्या करते हैं कि साहब बहुत सारे जो स्वीट्स है वो खा लेते हैं। तो स्वीट्स खा लेते हैं, और स्वीट्स खाने के बाद हम लोग अपने मुंह को धोया नहीं करते। तो सबसे पहले स्वीट्स जो होता है ना, स्वीट्स के अंदर क्या होता है, शुगर होता है। जितने भी स्वीट्स आप देख लीजिएगा तो स्वीट्स के पास क्या होते हैं, हैव शुगर। ठीक है, स्वीट्स जो भी स्वीट्स होता है उसके पास शुगर तो होगा। अब आप एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, हमारे माउथ के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हमारे जो शुगर है वो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड के अंदर में। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो होती है ना वो कन्वर्ट करते हैं, बैक्टीरिया कन्वर्ट शुगर, शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर इनटू एसिड। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। और एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव। जैसे बैटरी के अंदर एसिड होता है, यदि वो हमारे हाथ पर लग जाए एसिड अटैक, तो आपने देखा होगा किस तरीके से एसिड को फेंका जाता होगा, और एसिड फेंकने के बाद शरीर का क्या हालचाल होता होगा। दांत देखिए, दांत जो होता है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एसिड होने की वजह से क्या हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है। समझ में आ गया क्या? और सड़ने लग जाता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स कर देता है। मेरे भांजा को देखिए, उसके दांत भी क्या हो गए, सड़ गए हैं माय डियर फ्रेंड। तो वो ये सब चीजें होती है। तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग स्वीट्स नहीं खाए क्या? नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग स्वीट्स नहीं खाए? आप स्वीट्स खाइए, लेकिन स्वीट्स खाने के तुरंत बाद क्या कर लीजिए, माउथ को धो लीजिए, मुंह को धो लीजिए। समझ में आ गया? क्योंकि आपका स्वीट्स मुंह से बाहर निकल जाएगा, तो फिर बैक्टीरिया को टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो उसको क्या कर दे, शुगर को वो एसिड में कन्वर्ट कर सके। साथ ही साथ
दिन में 2 बार ब्रश करिए, ठीक है, एक सुबह में और एक रात को। कोई दिक्कत की बात है, सोने से पहले भी आपको ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो फिर उसी और सोने के बाद हम लोग सोने के पहले यदि स्वीट खा लेते हैं और सो जाते हैं तो फिर होगा क्या, होगा ये मेरे दोस्त कि बैक्टीरिया को काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा कि वो हमारे स्वीट को, हमारे शुगर को जो हमारे माउथ के अंदर है, जो रात के अंदर हम लोग सो रहे हैं, उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर सके। चलिए ये थोड़ा सा और हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फूड पाइप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है साहब? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फूड पाइप। तो फूड पाइप क्या होता है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। फूड पाइप जो होता है ना, वो रन्स करता है जो नेक, ठीक है, नेक से ये आपको चेस्ट के थ्रू रन करता है। समझ में आया क्या? यहाँ से नेक के थ्रू चेस्ट तक ये रन करता है, एक पाइप होता है। तो पाइप जो होता है ना, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि ये फूड पाइप जो होता है ना, फूड को पुश करता है ताकि वो नीचे जा सके, वो स्टोमक के अंदर जा सके। फूड पाइप ऐसा काम को अंजाम देता है। अब एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है ना यार, आप इस चीज को समझिएगा कि जो स्टोमक होता है वो फूड को लेने से इनकार कर देता है फूड पाइप से, तो उस समय वोमिटिंग हो जाता है और उस समय उल्टी का कारण यही होता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टोमक के बारे में। तो जो स्टोमक होता है ना, वो उसका जो शेप होता है वो जे शेप होता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि बताइए स्टोमक का शेप बताइए, तो आप कहेंगे अरे यार इसका जो शेप होता है वो जे शेप होता है, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। तो जो अपना स्टोमक होता है ना, वो क्या होता है ना कि फूड पाइप से ये फूड को रिसीव करता है। जैसे यहाँ पर आपका हो गया फूड पाइप, और फूड पाइप कहता है कि भाई स्टोमक आप क्या करो, फूड को ले लो, ठीक है, समझ में आया क्या? तो स्टोमक फूड पाइप से फूड को ले लेता है और ये इंस करता है, समझ में आ गया क्या? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब स्टोमक क्या करेगा, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में दे देगा कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन आप फूड को संभालो, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, जो हमारा स्टोमक होता है ना, वो करता क्या है, वो करता ये है कि जो वाल ऑफ द स्टोमक होता है ना, वो 3 थिंग्स को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आया क्या? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्या स्टोमक का वाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है क्या? बिल्कुल। ये सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, पहला मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये और कुछ नहीं, ये स्टोमक का वाल जो है वो सिक्रीट करता है। दूसरा ये सिक्रीट करता है जिसका वाल ये होता है म्यूकस, ठीक है, तो म्यूकस को ये सिक्रीट करता है। और थर्ड नंबर जो ये सिक्रीशन का काम करता है, वो जानते हैं किसका सिक्रीशन करता है? वो सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव जूस। कौन? हमारा स्टोमक। तो ये 3 चीज हमारा स्टोमक जो होता है ना वो सिक्रीट करता है। चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या होता है? काफी खतरनाक एसिड होता है। अब ये क्या करेगा, जो फूड के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं ना साहब, फूड हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बंधु, ठीक है, फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे उसको हम लोग मारने का काम करेंगे। फूड के अंदर जो जर्म्स होंगे उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। साथ ही साथ ये फूड का मीडियम को एसिडिक बना देता है। समझ में आया कि एसिड से पास करेगा तो फूड का मीडियम एसिडिक हो जाएगा। अब क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक काफी खतरनाक एसिड होता है, यदि ये ऑर्गेन के अंदर किसी ऑर्गेन पर यदि ये पड़ जाए तो क्या करेगा? उसको बुरी तरीके से जला देगा। तो यहाँ पर जो स्टोमक होता है वो म्यूकस को भी सिक्रीट करता है, और ये म्यूकस का काम होता है कि हमारे जो वाल होते हैं ना स्टोमक का, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस वो क्यों सिक्रीट करता है? उसको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी खतरनाक एसिड है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। टू प्रोटेक्ट, किससे बचाने के लिए भैया? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये म्यूकस का सिक्रेशन हो जाता है।
अब क्या होता है, जो पेट है वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है। डाइजेस्टिव जूस जो होता है ना, वो प्रोटीन को सिंपलर सबस्टांस में क्या करता है, ये तोड़ देता है। तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस पचाने में काम करता है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो सिंपलर सब्सटेंस में प्रोटीन का कन्वर्जन कर देता है। ये हमारा स्टोमिक भैया का काम हो गया, प्यारे से जे से पहले स्टोमिक भैया का काम हो गया। अब फूड कहाँ चली गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बात कर लेते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन भैया कि ये एक्चुअल में क्या करते हैं। नाम है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये काम बड़े से बड़े करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन इनके काम को जरा हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल में इसका जो लेंथ होता है ना, वो होता है 7.5 मीटर। आप समझ सकते हैं कि 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। कितना लंबा होता होगा जी, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि ये सिक्रीशन को रिसीव करता है। जानते हैं कहाँ कहाँ से सिक्रीशन को रिसीव करता है, ये सिक्रीशन रिसीव करता है, जानते कहाँ से, वो सिक्रीशन रिसीव करता है लीवर से एंड पेनक्रियास। तो पेनक्रियास और लीवर से ये सिक्रीशन को रिसीव करता है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अगेन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लीवर और पेनक्रियास से क्या रिसीव करता है, सिक्रीशन, ठीक है। तो सिक्रीशन को रिसीव करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग बात कर लेते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर क्या होता है जी, लीवर भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लीवर जो होता है ना, ये एक्चुअल में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो पाया जाता है ना, वो लीवर होता है। तो लीवर के बारे में सबसे पहले कोई भी आपसे पूछ देगा कि बताइए सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो वो लीवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीवर का जो कलर होता है, कोई पूछेगा कैसा कलर होता है, तो आप कहेंगे कि सर लीवर का कलर जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन जो हो गया वो लीवर का कलर हो गया। अब ये जो लीवर होता है ना, वो क्या क्या होता है, देखिए ये एब्डोमेन के ये राइट साइड में ये पाया जाता है। हमारा राइट साइड के अंदर ये जो लीवर होता है वो पाया जाता है, और अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ये पाया जाता है जो हमारा लीवर होता है। अब जो लीवर जो होता है ना, वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीवर जो होता है ना, वो सिक्रेट करता है एक जूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है। कोई पूछेगा लीवर क्या सिक्रेट करता है, तो आप बोलिएगा बाइल जूस को सिक्रेट करता है। और ये बाइल जूस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फैट के डाइजेशन में बाइल जूस का इस्तेमाल होता है। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। समझ में आ गई क्या। अब ये बाइल जूस एक्चुअल में जब बाइल जूस लिवर सिक्रेट करता है, तो उसको वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा। तो जो लिवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, उसको स्टोर करता है कहाँ पर, एक ब्लेडर होता है जिसका नाम होता है गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर में ये क्या करता है, जो लिवर होता है वो क्या करता है, अपने बाइल जूस को रखता है। समझ में आया क्या। तो ये हमारा काम कर रहा है कौन, ये कर रहा है हमारा काम लिवर। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो पेनक्रियाज से भी ये सिक्रीशन को रिसीव करता है। तो सबसे पहले हम लोग इससे क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। और जो जो पॉइंट है आपको उन सारे पॉइंट्स को लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको रब। अब रब करने के बाद देखिए कोई भी काम किया जाता है अच्छे से किया जाता है, उसको पूरे अच्छे तरीके से रब किया। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ पेनक्रियाज में। तो पेनक्रियाज क्या होता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज को जरा हम लोग समझते हैं। तो ये पेनक्रियाज जो होता है ना, वो ये इसका जो कलर होता है ना, वो क्रीम कलर का होता है, ठीक है। तो जब भी कोई पूछे कि पेनक्रियाज का कलर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि अरे जी पेनक्रियाज जो होता है ना, वो अपना क्रीम कलर का होता है। याद हो गया अपने को, क्रीम कलर का पेनक्रियाज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको समझना होगा, जो पेनक्रियाज होता है ना, वो एक जूस को सिक्रीट करता है। जानते हैं वो कौन सा जूस होता है, वो जूस होता है पेनक्रियाटिक जूस। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस को ये सिक्रीट करता है। कौन सा जूस, कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट करता है, वो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। तो जो ये पेनक्रियाज होता है, ये पाया जाता है जस्ट बिलो द स्टोमक। तो ये स्टोमक के बिल्कुल भी नीचे पाया जाता है, जस्ट बिलो स्टोमक। कौन सा ग्लैंड होता है, तो वो आपका पेनक्रियाज होता है, ठीक है। अब ये पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, वो एक्चुअल में करता क्या है, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, वो मदद करता है, ठीक है,
किस किस के डाइजेशन में? जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है वो मदद करता है सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ये क्या करता है? पचाने में मदद करता है जो पेनक्रियाटिक जूस है। ठीक है, आपका जो फैट्स है तो फैट्स को भी पचाने में काफी ज्यादा मदद करता है जो पेनक्रियाटिक जूस है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। आपका जो प्रोटीन्स है इसके लिए भी पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान समझना होगा, इन तीनों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि वो सिंपलर फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना उसको ये कन्वर्ट कर देता है, जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो कन्वर्ट कर देता है ये शुगर में। कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ कन्वर्ट करता है? शुगर में। और जो हमारा फैट होता है तो फैट से क्या याद रहेगा? फैट जो कन्वर्जन हो जाता है किसमें? फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड में हमारा क्या किससे कन्वर्जन हो गया? फैट का हो गया। साथ ही साथ ग्लाइसरोल, ठीक है, ये भी फैट, तो आपका कन्वर्ट ग्लाइसरोल, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अगेन यदि हम लोग बात करें प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन जो होता है ना वो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें? प्रोटीन जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एमिनो एसिड में। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आपने इन सब चीजों को बड़ी आराम से क्या कर लिया? समझ लिया। चलिए आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक पेशेंट की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलेक्सिस। तो एलेक्सिस को क्या हुआ था कि मान लेते बुलेट लगा हुआ था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसके वजह से उसका जो पेट था ना वो स्टोमक फट गया था। अब डॉक्टर ने उसके स्टोमक को ठीक करने की काफी कोशिश किया लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। तो डॉक्टर ने सोचा क्यों नहीं इसके स्टोमक के अंदर झांक कर देखा जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जब एलेक्सिस के स्टोमक के अंदर झांक कर देखा गया तो डॉक्टर ने ये देखा कि किस तरीके से उसके स्टोमक के अंदर जो फूड है उसको फूड को चर्न किया जा रहा है, यानी स्टोमक क्या कर रहा है? फूड को चर्न कर रहा है। ठीक है, फूड की पिसाई उस वो कर रहा है। साथ ही साथ स्टोमक के अंदर कई तरीके की मतलब स्टोमक का जो वाल है वो कई तरीके की सिक्रेशन को सिक्रीट कर रहा है, कई तरह का जूस, जैसे आपका डाइजेस्टिव जूस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब सिक्रेशन उन्होंने ऑब्जॉर्व कर लिया। समझ में आया क्या? तो ये एलेक्सिस है और वहीं से हम लोगों को मालूम चला कि स्टोमक का क्या क्या फंक्शन होता है। चलिए ये थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? हम लोग ये समझने वाले हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है? कोई भी आपसे पूछेगा कि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या मतलब क्या होता है? देखिए साहब, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है ना वो क्या होता है? उसके ऊपर विल्ली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विल्ली होता है। तो विल्ली जो होता है ना वो क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। विल्ली क्या करता है? फूड को सबसे पहले हो गया वो एब्जॉर्ब कर लेगा फूड को। ठीक है, जितना ज्यादा विल्ली होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। तो विल्लू ने क्या किया? विल्ली का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्ब हो गया फूड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये जो वेन्स होता है ना, वेन्स के थ्रू जो होता है ना ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गेन्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये ऑर्गेन्स क्या करते हैं कि फूड को एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया क्या? तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में ये ऑर्गेन्स होते हैं ना फूड को कन्वर्ट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिमिलेशन। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने समझ लिया। एसिमिलेशन कितना आसानी से आपने इसको समझ लिया क्या? बिल्कुल इजी है। विल्ली होता है, अब विल्ली जो होता है ना वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। फिर उसको वेन्स के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। ब्लड वेसल्स ऑर्गेन्स के पास लेके गया, ऑर्गेन्स ने उसको कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जो डाइजेस्टेड फूड था, जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है और क्या। समझ में आ गया? अब यदि हम लोग बात करेंगे सेल के अंदर क्या होता है, तो इन सेल क्या होता है? जब सेल के अंदर यदि आप झांक कर देखेंगे ना तो सेल के अंदर जो होता है ना ग्लूकोज होता है। सबसे पहले आपको ध्यान समझना होगा। तो जो ग्लूकोज होता है ना वो क्या होता है? जब ऑक्सीजन के
प्रेजेंस में ग्लूकोज जो होता है ना वो बर्न करता है। तो ग्लूकोज जब बर्न करेगा तो जानते हैं क्या देगा, वो दे देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ आपका वाटर रिलीज होगा, और इसके साथ साथ जो होता है ना वो एनर्जी रिलीज होता है, जो कि सेल के लिए काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो सेल का ब्रेकडाउन, सॉरी, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आइए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, एकदम बिल्कुल भी सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। तो यहाँ पर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसका जो हाइट, उसका जो लेंथ होता है ना वो 1.5 मीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी ज्यादा छोटा इसका लंबाई होता है, इतना ये लॉन्ग होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये लेता है। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ना वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता है, सेमी सॉलिड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और होता क्या है कि ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये एक्चुअल में क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर एक्चुअल में साल्ट प्रेजेंट होता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका ये क्या कर लेता है, साल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या हुआ कि अब ये जो सेमी सॉलिड जो वेस्ट है, फेसेस है, वो हमारे बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से हम अनडाइजेस्टेड फूड से अपने आप को छुटकारा दिलाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि हम लोग बात करने वाले डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ पर, मतलब डाइजेशन, हम लोगों ने अपना डाइजेशन के बारे में तो बात कर लिया, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जितने भी ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं ना उनका जरा डाइजेशन हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो करते क्या है, होता क्या है, जरा इसको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। तो देखिए होता क्या है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो भी आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो जैसे आप काऊ को ही देख लेते हैं, तो काऊ को, ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं काऊ। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना काऊ, हम लोग काऊ को तो देखते हैं, आपके अगल बगल आप देख लीजिए कोई काऊ है क्या, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, र्यूमिनेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, र्यूमिनेंट्स। ठीक है, तो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। ठीक है, तो र्यूमिनेंट्स हो गया, काम नाम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, एक्चुअल में क्या होता है कि रूमिनेंट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जब फूड मिलेगा ना, जैसे ग्रास काऊ को खाना है, तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले पूरे ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं, अपने पेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो पेट के अंदर डाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूमेन बोलते हैं। जहां पर ये स्टोर करते हैं फूड को पेट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं यार ये अपना र्यूमेन हो गया। ठीक है, और ये काऊ क्या होगी, रूमिनेंट्स हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि अब वो आराम से पहले पूरा डाल दिया पेट के अंदर, फिर अपने स्टोमक से फूड को माउथ में लेके आते हैं, और फिर धीरे 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 चबा चबा कर ये खाने का काम करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन। कौन सा प्रोसेस हो गया, रूमिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। अगेन होता क्या है, जो ये एनिमल्स होते हैं उनको ग्रास खाना होता है, और ग्रास के अंदर होता है सेल्लोज। तो सेल्लोज को पचाने के लिए ये इनके पास क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया क्या काम करता है, बैक्टीरिया जो होता है टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या डाइजेस्ट करने का काम करता है, डाइजेस्ट सेलुलोज, जो कि ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे एमोइबा के बारे में। ठीक है, समझ में आया क्या, तो एमोइबा क्या होता है, देखिए एमोइबा जो होता है ना वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब क्या है, एमोइबा के अंदर केवल और केवल एक ही सेल होते हैं,
अब एक्चुअल में अमोइबा क्या करता है, एक्चुअल में आप देख सकते हैं ये अपना अमोइबा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर इसको फूड दिख रहा है, ठीक है, तो फूड के पार्टिकल्स यहाँ पर दिख रहा है। तो एक्चुअल में जानते हैं क्या होगा, फूड का पार्टिकल्स यहाँ पर दिख रहा है, सपोज करिए तो ये अपने एक स्यूडो क्या करेगा, यहाँ से फिट लेगा, ठीक है, और इसको फूड के पार्टिकल्स को अपने अंदर लेके आएगा। अब अंदर फूड आ गया साहब, ये फूड है, ठीक है, अंदर आ गया, तो अंदर इस फूड को क्या होगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, अमोइबा के अंदर कौन सा जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस। अब ये डाइजेस्टिव जूस जो होता है ना, वो फूड को क्या कर देता है, वो पचा देता है, ठीक है, समझ में आया क्या। अब फूड जो पूरे तरीके से डाइजेस्ट होकर कर देता है, अब डाइजेस्ट करने के बाद इसको क्या मिलेगी, अमोइबा को एनर्जी मिलेगी। अब इस एनर्जी से क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, और बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। ये क्या कर जाता है, अमोइबा जो होता है, एक अमोइबा 2 3 4 अमोइबा में कन्वर्टेड हो जाते हैं। अमोइबा का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी कई सारे एक अमोइबा से सेलुलर डिवीजन ये कर देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अमोइबा क्या करता है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अमोइबा क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी में होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर फेंक देता है, समझ में आया क्या। और इस तरीके से अमोइबा जो होता है ना, वो सस्टेन करता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का एंड होता है।